स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, लॉकडाउन से मजदूरों की खस्ता हालात, निजीकरण और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ इंटक C2 समेत कई संगठनों का हल्ला बोल। हरियाणा के भिवानी में किसानों का केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग। योगेंद्र यादव बोले, किसानों को ऐतिहासिक धोखा दे रही है मोदी सरकार। बीजेपी पर बरसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरकार गिराने की साजिश नहीं होगी कामयाब, बीजेपी विधायकों में फूट। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच को शिवसेना ने बताया साजिश। संजय राउत का बयान, सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की रची जा रही है साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल समेत 101 रक्षा उपकरणों की आयात पर लगेगी रोक। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। गृहमंत्री अमित शाह की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिव आने की खबर को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। एएनआई के गृह मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभी कोई कोविड टेस्ट नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी का ये बयान दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के उस ट्वीट के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह की ताज़ा कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा था कि देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से इस जानकारी के बाद मनोज तिवारी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण दिखने के बाद कोविड टेस्ट कराया था। उन्होंने 2 अगस्त को खुद ट्वीट कर यह बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद उन्हें राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने अब ट्वीट डिलीट कर दिया है, चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात को खारिज किया गया है। ये खबर जो पहले आ रही थी कि कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव है गृह मंत्री अमित शाह की, और इसके बाद मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पहले कहा था कि अमित शाह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यशस्वी गृह मंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह का ट्वीट मनोज तिवारी की तरफ से किया गया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से इस खबर को गलत बताया गया, खारिज किया गया, और उसके बाद अब मनोज तिवारी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। अमित शाह इस वक्त मेदांता में भर्ती हैं, कोरोना का उनका इलाज चल रहा है। खुद उन्होंने अपने पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी थी, और अब जब आज ये खबर आई कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसको गृह मंत्रालय ने खारिज किया और कहा कि अभी तक उनका कोविड टेस्ट जब से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं उसके बाद से नहीं हुआ है। मनोज तिवारी ने इससे पहले ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अमित शाह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस खबर को खारिज किए जाने के बाद मनोज तिवारी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। अमित शाह इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने खुद जब वो पॉजिटिव हुए थे तो जानकारी ट्वीट के जरिए दी थी और कहा था कि मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो भी अपना टेस्ट कराएं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। मेघवाल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने शनिवार को लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया और पहली जांच निगेटिव आने के बाद आज दूसरी जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन चिकित्सक के सलाह पर एम्स में भर्ती हूँ।
मेरा निवेदन है कि जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया था, जिसमें वो भाभी जी नाम के एक पापड़ ब्रांड का प्रचार करते हुए दावा कर रहे थे कि इसको खाने से कोरोना से बचाव होगा। इसके बाद मेघवाल को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है। उन्होंने फतेहाबाद के भट्ट इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय विधायक दुडाराम भी वहां पर मौजूद थे। दरअसल रणजीत चौटाला ने जन समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्होंने इस जनसभा को संबोधित भी किया। खास बात यह है कि इस जनसभा में आम लोगों से लेकर बड़े अधिकारी तक मौजूद थे। इस सभा में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार में लोगों का रोजगार छीना है। सिंघवी ने कहा कि कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवाया है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। साथ ही सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार में पड़ोसी देशों से रिश्ता खराब हुआ है। सिंघवी ने कहा कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बातचीत के बावजूद लद्दाख के देपसांग इलाके में 17,000 सैनिक मौजूद हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि हमारे सबसे करीबी पड़ोसी रहे नेपाल से भी भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पूरा देखा जाए तो कहते हैं, अभी आंकड़े वेरी करते हैं, मैं आपको न्यूनतम आंकड़े दे रहा हूं जो सबसे कम सरकार के हक में है। 12 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवाई है। वैसे कहते हैं लोग कि 15 करोड़ का फिगर है। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा है जो आर्थिक पत्रिकाओं में अभी छपा भी है कि ये रोजगार की बात नहीं है, लेकिन जो लोग गरीबी की तरफ फिसल रहे हैं उसमें लिखा गया है स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी। और आपको याद है कि यूपीए 1 और 2 ने कितने लोगों को बीपीएल से उठाया था, और यहां जो सरक रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं गरीबी में, उनका आंकड़ा दिया गया है 40 करोड़। देपसांग में बात चल रही है, आप जानते हैं देपसांग में क्या हो रहा है चीन में। आप जानते हैं कि जो हमारी रोड है डीबीओ जिसको कहते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी बातों के बाद 2 आंकड़े छपे हैं। या तो चीन ने वहां 12,000, लेकिन मैं समझता हूं सही आंकड़ा है 17,000, और उसका नाम है 4th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन। इसके ट्रूप्स, इसके सैनिक वहां तैनात किए हैं। जब आपकी बातें चल रही हैं, पुल बैक कहां हो रहा है, वापसी कहां हो रही है, किसी को बताया नहीं जा रहा है। 17,000 न्यूनतम 12,000 की आंकड़ा है। सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। और अगेन वापस कहूंगा मैं कि कुछ हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए, सच्चाई बोलिए, छुपाइए नहीं, झूठी ईगो पे नहीं छुपिए। युवा कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ वीडियो संदेश भी दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज युवा कांग्रेस के #रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। ट्वीट के साथ वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि ये क्यों हुआ, गलत नीतियों के कारण हुआ, नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 तत्वों ने हिंदुस्तान के ढांचे को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, हर सड़क पर उठाएगी। यूथ कांग्रेस पूरे दम से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने जा रही है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि आप सभी रोजगार दो मुहिम से जुड़ें और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश के युवाओं को रोजगार दिलाएं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएं हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ?
गलत पॉलिसीज के कारण, नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, मोदी सरकार से क्यों नाराज है अन्नदाता। लॉकडाउन के चलते और ये कोविड-19 महामारी से जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उसके चलते आपका जो डिसबर्समेंट है इस साल कितना गिर गया है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है? कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल का डिसबर्समेंट कम हुआ है, ऑलमोस्ट आधा हुआ है। ये सफ़र में अभी तक हमने 1,54,000 करोड़ के करीब लोन दे चुके हैं। युवाओं को हम काफ़ी फोकस देते हैं, उसमें एक हमारा स्पेशल स्कीम है वुमेन कोऑपरेटिव्स के लिए। हमने कोऑपरेटिव स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए युवा सहकार बोल के एक स्कीम लॉन्च किया है। देखिए हिंद किसान डायलॉग एनसीडीसी के एमडी संदीप कुमार नायक के साथ रविवार सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस चैनल पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की तोशाम तहसील में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान केंद्र सरकार से तीनों अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जो 3 कृषि से जुड़े अध्यादेश थे, जिन्हें सरकार लगातार ऐतिहासिक सुधार बता रही थी कृषि के क्षेत्र में, उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। और आज AIKSCC के नेतृत्व में पूरे देश में इस तरह से किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। और अभी हम हरियाणा के तोशाम में हैं और ये जो मार्च है उसकी अगुवाई कर रहे हैं जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, जो तमाम लगातार हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट और लगातार सरकार का ये कहना कि ये ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक अध्यादेश है और ये दिन भी बड़ा ऐतिहासिक है। क्या है इस अध्यादेश से किसानों को दिक्कत और क्या डर है? भाई, अगर ये ऐसा ही ऐतिहासिक अध्यादेश है तो सरकार चोर दरवाजे से क्यों लेके आई है? देश भर में कोरोना है, लॉकडाउन है, किसान परेशान है। किसान कह रहा है मेरे को डीजल सस्ता दे दो, किसान कह रहा है मुझे फसल का दाम दे दो। वो देने की बजाय सरकार वो कानून लेके आती है
जिसे किसान ने मांगा नहीं है। तो अगर इतनी महान चीज़ है तो भाई चोर दरवाजे से क्यों लेके आ रहे हो? अगर इतनी महान चीज़ है तो देश का कोई किसान संगठन इसके पक्ष में क्यों नहीं है? खुद आरएसएस वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी महान चीज़ है तो क्यों नहीं कृषि मंत्री आते, किसानों के बीच खड़े होकर बताते कि क्या हो रहा है? सच बात ये है कि ये किसानों के साथ ऐतिहासिक धोखा हो रहा है। पिछले 15-20 साल से किसानों के खिलाफ करने की जो कोशिश हो रही थी, जो सरकारों की हिम्मत नहीं होती थी, वो अब कोरोना का बहाना लेके वो कानून लाए गए हैं जो कि घोर किसान विरोधी हैं। ये कानून कंपनी राज स्थापित कर देंगे। ये जो 3 कानून हैं जिनका लंबा लंबा नाम सरकार ने रखा है, वास्तव में इसका नाम होना चाहिए, पहला कानून है जमाखोरी खोलो कानून, दूसरा कानून है मंडी तोड़ो कानून, और तीसरा कानून है ठेके की खेती, कंपनी राज शुरू करो कानून। बहुत शुक्रिया। तो ये जो आप पीछे पूरा ट्रैक्टरों का एक जत्था देख रहे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर इस जत्थे के साथ, और इसी तरह के प्रोटेस्ट देश के कई हिस्सों में आज के दिन किए जा रहे हैं। मांग सिर्फ एक है कि जो 3 अध्यादेश जिन्हें सरकार बता रही है कि वो ऐतिहासिक कदम है, उन्हें वापस लिया जाए। खासतौर पर उस वक्त जब कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का धन्यवाद दिया था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना के दौरान लगातार काम किया था, देश का खाद्यान्न भंडार लगातार उन्होंने भरने की कोशिश की थी। लेकिन उसी दौरान जब किसान सड़कों पर उतरे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐतिहासिक फैसला हो सकता है जिसके विरोध में खुद किसान इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हों। हरियाणा से कैमरा पर्सन सोमेन के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं कोरोना महामारी के बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल की दूसरी किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक ये 6वीं किस्त है। बलराम जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पोषण सुविधा को लॉन्च किया गया है। इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन को तैयार करने में मदद मिलेगी। गांव में रोजगार के नए मौके तैयार होंगे। झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोरोना के बाद किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की गई है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले 24 फरवरी 2019 को किसानों को लुभाने के लिए लागू किया गया था। सरकार इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्त में देती है। इस प्रकार हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए दिया जाता है। रविवार को जारी किस्त को मिला दें तो अब तक किसानों को 6 किस्त मिल चुकी हैं। योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। एक दिन में सभी किसानों के खातों में किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। हम आपको बता दें कि किसान योजना की पहली किस्त फरवरी 2019 में जारी की गई थी। 2019 के अप्रैल में दूसरी किस्त और तीसरी किस्त अगस्त में जारी की गई थी। इसी तरह इस साल जनवरी में चौथी किस्त और 1 अप्रैल को 5वीं किस्त जारी की गई थी। इसके बाद 9 अगस्त को 6ठी किस्त को पीएम मोदी ने जारी किया। अगली खबर पंजाब से है, जहां पर डेराबस्सी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बनाने वाला केमिकल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने यह केमिकल बरामद किया। इसी के साथ पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको यहां बता दें, पंजाब में जहरीली शराब से करीब 120 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में पंजाब सरकार भी सख्ती से अब काम कर रही है। राज्य सरकार की ओर से 2 SIT गठित की गई हैं जो इन मामलों की छानबीन कर रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਡ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उस लीड्स ਨੂੰ परस्यू करते हुए ਅਸੀਂ कल रेड की थी। और फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए, बहुत याद आएंगे कैप्टन साठे। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS से कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। कोझिकोड विमान हादसे में मारे गए कैप्टन दीपक साठे का शव मुंबई पहुंच गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कैप्टन दीपक साठे का परिवार मुंबई में रहता है, लेकिन उनके माता पिता नागपुर में रहते हैं। कोझिकोड हादसे से पूरा परिवार गमगीन है और कैप्टन दीपक साठे की याद में आंसू बहा रहा है। कैप्टन दीपक साठे कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान के पायलट थे। इस हादसे में पायलट और को पायलट समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी। कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में यूपी के मथुरा के रहने वाले को पायलट अखिलेश शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अखिलेश का घर मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में है। परिवार और रिश्तेदार गमजदा हैं, मातम पसरा हुआ है। अखिलेश की पत्नी मेघा गर्भवती हैं। 10 दिन बाद उनकी डिलीवरी होनी है। घर में खुशियां मनाने की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार वालों ने अखिलेश की पत्नी के लिए नौकरी की मांग की है। सर्विस ऑफिस में मिल जाए बाको, सारे ते करते रहिए, बच्चा तो पल जाएगा बाको। राष्ट्र के हित में ही काम करो माने सर। मिशन तो वंदे मातरम के पहले ही फ्लाइट लाए हो, वो इतना काम करो। बाकू कछु सोचेंगे ना सोचेंगे, पूछो इनते। आपको कोई आश्वासन दिया इन्होंने? कछु ना दिया भाई। इन्हीं को सर्विस मिलनी चाहिए, ऑफिस में पालन पोषण होना चाहिए, शहीद का इसको दर्जा मिलना चाहिए भाई। पहले फ्लाइट को कोरोना की जो पहली फ्लाइट मोदी जी ने भेजी थी, उसी को यही लेके आया था। कोई पायलट नहीं गया, यही पायलट गया था उसे लेने के लिए। तो इसे शहीद का दर्जा तो मोदी जी को देना चाहिए। राजस्थान के जोधपुर जिले में देचू के अचलावता गांव में 11 लोगों के शव मिले हैं। खेत में 11 शव बरामद हुए हैं। 11 पाकिस्तानी शरणार्थी के शव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से आए इन 11 विस्थापितों की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केरल में शुक्रवार को इडुक्की जिले के राजमाला में हुए लैंडस्लाइड में मौतों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक घटना के बाद 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वहीं केरल में भारी बारिश का कहर जारी है। इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने राज्य में
नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। तिरुवनंतपुरम जिले में नियार बांध के 4 शटर खोले गए हैं। एर्नाकुलम जिला प्रशासन ने शनिवार को कहा है कि भारी बारिश के चलते करीब 1.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं राज्य में डूबने और लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की अलग अलग घटनाओं के कारण 51 लोगों की मौत हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बीएसएफ के एक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। यह अधिकारी सीमा पर तैनात है। वायरल वीडियो में अधिकारी बता रहा है कि उसकी मां बीमार है और पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है, जिससे लोग उसकी बूढ़ी मां और पिता के पास नहीं जा रहे हैं। उस पर कोरोना का भी लोगों को डर सता रहा है। इस अधिकारी का कहना है कि ड्यूटी के चलते अपने घर नहीं जा पा रहा है। हालांकि बीएसएफ के अधिकारी नवीन कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचे हैं और उन्होंने उन्हें दवाइयां लाकर दी हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के पोस्ट पर ईस्टर्न जोन में पोस्टेड हूँ। सिक्योरिटी रीजन से मैं अपना एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। साथियों, वर्तमान समय में मेरी तैनाती अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है और यहाँ से बार बार घर की समस्या के समाधान के लिए छुट्टी आ पाना संभव नहीं हो पाता है। पिछले कुछ दिनों से साथियों, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हैं। उनके हाथ, पाँव, कमर, पीठ सब में बहुत तेज़ दर्द है। दर्द का आलम यह है कि वो अभी करवट भी ठीक से नहीं बदल पाती हैं। चलना भी मुश्किल हो रखा है। पिताजी अपनी अवस्था के कारण कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। छोटा भाई जो कि काफ़ी ही सीधा साधा है, जितना उससे सक्षम हो पाता है वो बारीक देखभाल करता है। पूरा देह में दर्द, न गोड़ रोपल जाइत रहलक, न हाथ उठाल जाइत रहलक, न मूड़ी में गर्दन के नस तान ले एकदम ऐसे तकैत हथी से ऐसे तकते रहत रहल। ये ना इलाज ब्यूरो का व्यवस्था सब दिक्कत हो रही थी पानी के कारण। हाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।